हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम PT 365 पॉलिटी में इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस देखेंगे जो भी इस साल नए अमेंडमेंट्स या नए इनैक्टमेंट्स हुए हैं। उनमें से इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, दैट विल सी। सो लेट्स स्टार्ट विद नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इस एक्ट या इस अमेंडमेंट के थ्रू 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली प्रोवाइड किया गया है। 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं। की प्रोविजंस की बात करें तो इस अमेंडमेंट एक्ट से कुछ आर्टिकल्स अमेंड हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स इंसर्ट किया गया है। लेट्स सी। जैसे 239A को अमेंड किया गया है 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली की असेंबली में। एंड 330A एंड 332A नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया है, जो कि 330A जो है लोकसभा में 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है, एंड 332A स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बात करें तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी अमेंड किया गया है। यूनियन टेरिटरीज एक्ट को भी अमेंड किया गया है। और इस जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से JNK की असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन एंड यूटीज एक्ट के अमेंडमेंट से पुडुचेरी के असेंबली में रिजर्वेशन के प्रोविजन को 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। इसके अलावा बात करें तो आर्टिकल 334A ये बताता है कि ये जो एक्ट है ये कब फोर्स में आएगा। तो आर्टिकल 334A कहता है कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा और उस फर्स्ट सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये एक्ट के प्रोविजंस इफेक्ट में आएंगे। ठीक है। और एक एक्ट फॉर एवर नहीं है, सनसेट क्लॉज के साथ ही है। ये आफ्टर 15 ईयर्स, ये जो एक बार ये एक्ट फोर्स में आ गया उसके 15 साल बाद ये एक्ट जो है वो सेल्फ कीज टू हैव इफेक्ट। 15 साल के बाद ये एक्ट खत्म हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट लॉ बनाकर इसको एक्सटेंड नहीं करती है। पीरियोडिक रोटेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन के। एंड जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा की फंक्शनिंग है वहाँ पे एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो डिसॉल्व नहीं हो जाते हैं। तो ये सारी बातें प्रोवाइड की गई है नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 में। नाउ बात करते हैं कि इससे पहले के क्या अटेम्प्ट्स थे वुमेन को पॉलिटिकली एम्पावर करने के। तो 1992 में पहली बार वुमेन को पंचायती राज इलेक्शन एंड म्यूनिसिपैलिटी में 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था बाई 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से। जहां तक पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में सीट्स के रिजर्वेशन की बात है तो ये पहली दफा नहीं है जहां पर ऐसी कोशिश की गई है। इससे पहले भी कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं, बट इस बार की कोशिश सक्सेसफुल रही है। जैसे कि 1996 में 81st अमेंडमेंट एक्ट से 81st अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि 1/3 सीट्स दो लोकसभा एंड असेंबलीज में वुमेन के लिए रिजर्व करने की बात की गई थी। इट वाज नॉट सक्सेसफुल। अगेन 1998 एंड 1999 में भी सिमिलर अटेम्प्ट्स लिए गए थे। लास्ट अटेम्प्ट जो था वो 2008 में लिया गया था, जबकि जो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में वो पास भी हो गया था, बट लेटर ऑन वो बिल लैप्स कर गया, उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो बाय 106 अमेंडमेंट नारी शक्ति बंधन एक्ट को मैनिफेस्ट किया गया है, और जहां से कि वुमेन को इन पार्लियामेंट एंड स्टेट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 1/3 सीट्स 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। एंड ये सनसेट क्लॉज के साथ है, और इस ये कब इफेक्ट में आएगा ये सारी बातें बताई गई है। Now come to another legislation, another amendment, multi-state cooperative societies, multi-state cooperative societies amendment act, just a minute, yes. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट जो है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 को अमेंड करता है, और कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। जैसे कि कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, और ये इसका जो कंपोजिशन होगा 1+1+3 होगा, यानी एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन एंड 3 अदर मेंबर्स होंगे दैट विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ ये अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनका अमलगमेशन भी हो सकता है और साथ ही साथ डिवीजन भी हो सकता है। सो दो या दो से ज्यादा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन अमलगमेट इनटू अ बिगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, and either one cooperative society can be divided, one multi-state cooperative society can be divided into two or more multi-state cooperative societies. Clear है ये?
ओके, नाउ कम टू एक फंड बनाने की बात की गई है इस एक्ट से, जिसको कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड कहा गया है, टू रिवाइव सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो बीमार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको रिवाइव करने की बात की गई है। इसके लिए एक फंड बनाया गया है। साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट के शेयर होल्डिंग के रिडेम्पशन पे। बाय दिस अमेंडमेंट इट इज प्रोवाइडेड कि अनलेस एंड अनटिल शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ना हो, गवर्नमेंट अपने शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकती है। क्लियर है। साथ में साथ कंप्लेंट्स, अगर इश्यूज ग्रीवांसेस हैं तो उनके रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म बनाया गया है। बाय दिस एक्ट ये प्रोवाइड किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये ओम्बड्समैन को अपॉइंट करेगी, और इसके ऑर्डर के अगेंस्ट या फिर इसके डायरेक्शंस के अगेंस्ट यू कैन गो टू सेंट्रल रजिस्ट्रार। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन की भी बात किया गया है, और ये बताया गया कि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम 21 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें ये इंपॉर्टेंट है, वन शेड्यूल कास्ट, ये और है याद रखेंगे, एंड नहीं, हिंदी वाला और नहीं है, इंग्लिश वाला और है, जिसमें एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर होंगे एंड दो वुमेन मेंबर होंगे। तो और एंड में ये आप देख लेंगे। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को इन इनएक्ट किया गया है बाय दिस अमेंडमेंट। जस्ट अ मिनट। इसके अलावा बात करें कोऑपरेटिव, बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है, बेसिकली क्या है कि जब कुछ इन दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स के नीड्स कॉमन है और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कॉमन है, देन दे कम टुगेदर टू ज्वाइन देयर हैंड्स टू अचीव दिस कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और इस वॉलंटरी एसोसिएशन को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका स्टेट सब्जेक्ट है। अभी अगर बात करें तो देश में सबसे ज्यादा किस स्टेट में सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं कि क्या है अभी। जैसा कि हमने भी देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज 7 शेड्यूल में है या स्टेट लिस्ट में आती हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना इनका कंटेंट उल्टा हो गया। 19(1)(c) का कंटेंट यहाँ पे, 43(b) का कंटेंट यहाँ पे है। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देते हैं। 1997 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। सबसे पहले तो आर्टिकल 43(b) को आर्टिकल 43(b) इंसर्ट किया गया था, जहाँ पे स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी दी गई थी दैट स्टेट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट को प्रमोट करेगा। साथ ही साथ आर्टिकल 19(1)(c) को भी अमेंड किया गया था, और वहां पे राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, आप देख लेंगे। इसके अलावा पार्ट 9(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड आर्टिकल 240(ZH) टू 243(ZT) डील करता है। अगेन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, ये जो अगर कोई भी सोसाइटी जिसका ऑपरेशन मोर देन वन स्टेट में, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 से होता है। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ कम टू सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये अमेंडमेंट जो है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 को अमेंड करता है। दो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट, दो मेन इसका काम था, एक तो सर्टिफिकेशन का और दूसरा रेगुलेशन का। सर्टिफिकेशन में जो सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स हैं उनको एग्जीबिशन के लिए सर्टिफाई करना, एंड रेगुलेशन में कि जो जिन जिन फिल्म्स को सर्टिफाई किया गया एग्जीबिशन के लिए, उनके एग्जीबिशन को रेगुलेट करना। तो इस ब्रोडर पर्पस के साथ सिनेमेटोग्राफ एक्ट 19 को इनेक्ट किया गया था, और उसी एक्ट को ये सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 अमेंड करता है। तो पहले हम सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के कुछ की प्रोविजंस देख लेंगे, फिर देखेंगे कि अमेंडेड फीचर्स क्या क्या है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट, आपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की बड़ी चर्चा सुनी होगी, बड़ा नाम सुना होगा। तो CBFC इसी एक्ट के अंदर बनता है। तो इसका जेनेसिस जो है वो सिनेमेटोग्राफ 1952 है, और CBFC का काम है फिल्म सर्टिफिकेशन। सबसे पहले CBFC पे चल लेते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका जेनेसिस जैसा हमने देखा सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के अंदर है, एंड इसका दो काम है जैसा हमने देखा, एक रेगुलेट करना पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ द फिल्म, एंड दूसरा सर्टिफाई करना पब्लिक एग्जीबिशन के लिए। क्लियर है ये।
अगर पेरेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इसका विजन क्या है कि गुड गुड एंड हेल्दी इंटरटेनमेंट को इंश्योर करना। इंटरटेनमेंट कैसा होना चाहिए, गुड एंड हेल्दी होना चाहिए, और ये इसका विजन है। और बाकी जो एक्ट है पेरेंट एक्ट, इसके अंदर इसको इंश्योर करना है। कंपोजिशन की बात कर लें तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड चेयरमैन होता है, जो कि सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इसके 9 रीजनल ऑफिसेस हैं, इंक्लूडिंग मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें सीबीएफसी की हो गई। फिल्म्स को सर्टिफाई करने की बात हो गई। अब जो रिसेंटली जो अमेंडमेंट आया है उसको देख लेते हैं। बेसिकली, जस्ट अ मिनट, 1952 एक्ट के अंदर 4 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर सर्टिफिकेशन होता है। यू, यूनिवर्सल विदाउट रिस्ट्रिक्शन, यूए भी विदाउट रिस्ट्रिक्शन है। और यहाँ पे पेरेंट्स एंड गार्डियंस का जो रोल है यहाँ पे की रोल है। यूए के अंदर को ही ये जो यूए कैटेगरी है इसी को फर्दर यहाँ पे 2023 के अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड किया गया है। और यहाँ पे बेसिकली एज बेस्ड मार्कर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ताकि पेरेंट्स या गार्जियंस जो ये कंसीडर कर पाए कि जो कंटेंट है या जो फिल्म है वो उनके बच्चों के देखने लायक है या नहीं है। सो बेसिकली यूए कैटेगरी को अमेंड करके एज बेस्ड मार्कर इंट्रोड्यूस किया गया। तो कौन कौन सा एज बेस्ड मार्कर है? एक आपका यूए 7+ है, यूए 13+ है एंड यूए 16+ है। क्लियर है ये? यू मतलब यूनिवर्सल विदाउट रिस्ट्रिक्शन, यूए मतलब कि ये भी विदाउट रिस्ट्रिक्शन है, जस्ट अ मिनट। लेकिन पेरेंट्स और गार्जियंस का रोल आ जाता है। तो पेरेंट्स एंड गार्जियंस के रोल्स को और ज़्यादा इजी एंड स्मूथ करने के लिए इसको फर्दर सब कैटेगराइज कर दिया गया। 3 एज बेस्ड मार्कर्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए, यूए 7+, 7+, 13+ एंड 16+। क्लियर है ये? इसके बाद ए होता है, ए में सिर्फ एडल्ट्स के लिए होता है। एंड एस जो है वो सर्टेन प्रोफेशनल या फिर क्लास ऑफ पर्संस के लिए ही वो फिल्म बनाई जाती है। ये 4 कैटेगरी होती है, आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू अनदर प्रोसीजर। ये जो है ये 2023 के अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं। 2023 में जो है सेपरेट कैटेगरी फॉर टेलीविजन और अदर मीडिया की बात की गई है। जो जैसे कि जो ए और एस का सर्टिफिकेट है वो सेपरेट सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा उनका टेलीविजन पे एग्जीबिशन के लिए। और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात की गई है कि जो सर्टिफिकेट करेंटली एक बार जब सर्टिफिकेशन मिलता है किसी फिल्म को, वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। तो 2023 अमेंडमेंट के इन्फोर्समेंट के बाद ये जो सर्टिफिकेशन होगा वो परपेचुअली वैलिड होगा। जो जो फिल्म मेकर्स हैं उनको बार बार सर्टिफिकेशन लेना नहीं पड़ेगा, एक बार ले लिया दैट इज विल बी परपेचुअली वैलिड। ठीक है। एंड रिविजनल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि हमने देखा अभी कि पहले जो था वो एक बार सर्टिफिकेशन ले लिया तो 10 साल तक ही रहता था, 10 साल के बाद सर्टिफिकेशन को रिवाइज करना पड़ता था। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिविजनल पावर को ओमिट कर दिया गया है। केएम शंकरप्पा केस इसके लिए फेमस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर कोई फिल्म है जो कि ऑलरेडी सर्टिफाइड है सीबीएफसी के द्वारा, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिविजनल पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। यानी कोई फिल्म जो है अगर सीबीएफसी ने उसको क्लीन चिट दे दी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको विथहोल्ड नहीं कर सकती है दैट वी विल रिवाइज दिस सर्टिफिकेशन। क्लियर है ये? साथ ही साथ पायरेसी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है अंडर प्रोविजंस ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। एंड अगर कोई पनिशेबल ऑफेंस है तो साथ में उसके पेनाल्टी भी होगी। तो दोनों प्रिजन का भी प्रोविजन एंड फाइन का भी प्रोविजन है। जैसे कि 3 years प्रिजन हो सकता है आप, साथ ही साथ जो टोटल फिल्म प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसका 5% आपको फाइन देना पड़ सकता है, या फिर दोनों एक साथ किया जा सकता है। क्लियर है ये? तो ये सारी चीजें नए अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस की गई हैं, याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। नाउ कम टू ओटीटी रेगुलेशंस इन इंडिया। ओटीटी क्या होता है? देखिए ओटीटी क्या होता है, आप बेसिकली देखिए बड़ी बड़ी बातें छोड़कर आपको छोटी छोटी बेसिक बुनियादी कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए। आपसे शायद ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली ओटीटी, 4 ऑप्शन दे सकती है, राइट? तो ओटीटी सिस्टम क्या है कि जहाँ पे हम जो ट्रेडिशनल जो
केबल और सैटेलाइट सिस्टम है उसको बाईपास करके जो व्यूअर्स हैं उनको मूवीज, टीवी शोज या फिर मीडिया का डायरेक्ट एक्सेस होता है इंटरनेट के थ्रू। और इसमें हम जो केबल, ट्रेडिशनल केबल या फिर सैटेलाइट सिस्टम है उसको बाईपास करते हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट भी कहते हैं। अगर हम बात कर ले डीपीसीजीसी के बारे में, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांसेस काउंसिल की, इसका जो जेनेसिस है ये सेटअप किया गया अंडर द एजीज ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 2021 में इसको सेटअप किया गया था। मिनिस्ट्री इसका पेरेंट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। एंड इसका मैंडेट क्या है कि जो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको इसको रेगुलेट करना है। बेसिकली एक रिड्रेसल मैकेनिज्म की तरह काम करता है जहाँ पे व्यूअर्स के इंटरेस्ट एंड ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स के इंटरेस्ट दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। एंड ओवरऑल इसका जो पेरेंट फ्रेमवर्क है वो आईटी रूल्स 2021 है। ठीक है। नाउ कम टू करेंट मैकेनिज्म ऑफ ओटीटी रेगुलेशन इन इंडिया। ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। कुछ इंडियन लॉज है जैसे कि आईटी एक्ट, हमने अभी देखा आईटी एक्ट 2000, इसके अंदर रूल्स बनाए गए हैं 2021 में। इंडियन पीनल कोड के कुछ प्रोविजंस हैं और साथ ही साथ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। इस तरह के कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट्स है, वहां से सर्टेन प्रोविजंस मतलब हेयर एंड देयर से आते हैं। और कोई एक पेरेंट लेजिस्लेशन नहीं है जिससे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म गाइड होता है। ठीक है। 2021 में आई टेक्नोलॉजी रूल्स गवर्नमेंट लेकर आती है। और सेक्शन अगेन आईटी एक्ट के अंदर आएगा ये सेक्शन 80। सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टेक्नोलॉजी रूल्स है 2021 ये आईटी एक्ट के अंदर आता है। ये इसके की प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को टास्क दिया जाता है ओटीटी कंटेंट एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए। कौन से रूल? टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के अंदर, जो कि आईटी एक्ट 2000 से इनेक्ट किया गया था। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को टास्क दिया जाता है। साथ ही कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन न्यूज के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, डिजिटल मीडिया मोड के लिए। साथ ही साथ सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट का भी प्रोविजन है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट हम याद रखेंगे। 5 एज बेस्ड कैटेगरीज में वो अपने कंटेंट को सेल्फ क्लासीफाई करेंगे। उसमें आपका यूनिवर्सल हो गया, UA7+, UA13+, UA16+ एंड अडल्ट। क्लियर है ये? पेरेंटल लॉक्स की भी व्यवस्था की गई है टेक्नोलॉजी रूल्स के अंदर, जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स को, ओटीटी प्लेटफॉर्म है वहां पे उनको इम्प्लीमेंट करना है पेरेंटल लॉक के का प्रोविजन को, जहाँ पे UA13+ या फिर हायर रेटेड कंटेंट है उसमें इस तरह के प्रोविजन की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो एडल्ट कंटेंट है उसके लिए एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म की भी व्यवस्था करने की बात की गई है। और इंडिया में अगर ओटीटी रेगुलेशन की बात करें तो इसको को रेगुलेशन अप्रोच या फिर लाइट टच को रेगुलेशन अप्रोच की बात करते हैं, जहाँ पे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ये फ्रीडम दी गई है, ब्रोडर फ्रीडम दी गई है कि वो सेल्फ रेगुलेशन की ब्रोडर फ्रीडम दी गई है। बट ओवरऑल द फाइनल मैकेनिज्म ओवरसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसको को रेगुलेशन अप्रोच कहते हैं। ठीक है ये। तो ये आपका ओटीटी रेगुलेशन एंड डीपीसीजीसी का सारा मैकेनिज्म है। आईटी टेक्नोलॉजी रूल 2021 के अंदर क्या प्रोविजंस है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। अब डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से न्यूज़ बन सकता है, न्यूज़ मतलब आपके लिए सवाल बन सकता है। नाउ कम टू डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पुट्टा स्वामी जजमेंट में प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। एंड पोस्ट दैट जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी को कंस्टिट्यूट किया गया था कि आप ड्राफ्ट एक प्रपोजल लेकर आइए लेजिस्लेशन का, जिससे हम इस पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो पहला ड्राफ्ट जो है जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी का 2018 में इनिशियल ड्राफ्ट प्रपोज किया गया था। इसी ड्राफ्ट के बेसिस पे ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बेस्ड है।
देख लेते हैं डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। बेसिकली इसमें डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में डेटा को पर्सनल डेटा को प्रोसेस करना, एट द सेम टाइम इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की बात की गई है, जहाँ पे आपके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट भी करना है और एट द सेम टाइम आपका जो इंडिविजुअल राइट है आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना, आप ही के डेटा को प्रोसेस भी करना है और आप ही को राइट दिया गया है कि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी के बीच में बैलेंस बनाने की ये बात करता है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। देखिए, दो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, आपको पता होना चाहिए कि दो दो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। एक तो डेटा फिड्यूसरी क्या होता है, डेटा पर्सनल डेटा प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, डेटा प्रिंसिपल कोई नहीं, डेटा प्रिंसिपल आप हैं, जिसके डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है वो डेटा प्रिंसिपल हो गया, और डेटा फिड्यूसरी कौन हो गया कि जो डेटा को प्रोसेस कर रहा है। बस लेमन शब्दों में, डेटा प्रिंसिपल जिसके डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है, और डेटा फिड्यूसरी जो डेटा को प्रोसेस करेगा। अब तीसरी बात हो गई कि डेटा प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व होते हैं। तो भाई, जहां से आपके डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, उस पर फाइनल ऑपरेशन लिया जा रहा है, ये सारा प्रोसेसिंग में आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ पे उस डेटा पे कोई फर्दर काम किया जा रहा है, फिर ऑपरेशन किया जा रहा है, वो आपका प्रोसेसिंग में आएगा। जी नहीं। द मोमेंट दिस जहाँ से जिस स्टेज से डेटा का कलेक्शन स्टार्ट हो गया, कलेक्शन का मतलब कहीं स्टोर होगा, स्टोर के बाद उस पर ऑपरेट होगा, ये सारा चीज डेटा प्रोसेसिंग में आती है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूसरी एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रिंसिपल के डेटा को लेकर के डेटा फिड्यूसरी डेटा प्रोसेसिंग करता है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और साथ ही साथ कुछ पेनाल्टीज भी हैं, कुछ ड्यूटीज भी हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, आप डिटेल में देखेंगे। चलिए, अगर हम बात करें डिजिटल डेटा के प्रोसेसिंग की, तो डिजिटल डेटा जो है विद इन इंडिया भी प्रोसेस हो सकता है, आउटसाइड इंडिया भी प्रोसेस हो सकता है। विद इन इंडिया प्रोसेस की बात करें तो डिजिटल फॉर्म में भी प्रोसेस हो सकता है, या फिर नॉन डिजिटल फॉर्म में भी प्रोसेस हो सकता है, जो कि बाद में सब्सिक्वेंटली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर आउटसाइड इंडिया की बात करें तो जो इंडिया में एग्जिस्टिंग डेटा फिड्यूसरी है, उसका डेटा आउटसाइड इंडिया प्रोसेस हो सकता है। बट कंडीशन क्या है कि इसका पर्पस होना चाहिए कि इंडिया में ही गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करना, मतलब इसका ब्रोडर प्रोसेसिंग तो बाहर हो सकता है, बट पर्पस क्या होगा, जो कि इंडिया में ही गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना। साथ ही साथ ये तो बता दिया गया कि ये प्रोसेसिंग कहाँ कहाँ हो सकता है, साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो प्रोसेसिंग कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। अगर कोई डेटा पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, वहां पे अप्लाई नहीं होता है। बाकी यही सब बातें हैं, डेटा प्रिंसिपल के पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया गया डेटा को आप प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। बाकी यही कहानी है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कंसेंट की बात की गई है कि जो डेटा है, पर्सनल डेटा, उसकी प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए की जा सकती है, और ये लॉफुल पर्पस के लिए तभी की जा सकती है जब आप डेटा प्रिंसिपल से कंसेंट ले रहे हैं। यानी आप जब किसी के डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, डेटा प्रिंसिपल हो गया, तो उससे कभी ना कंसेंट लिए आप, चाहे आपका लॉफुल पर्पस से क्यों ना हो, उसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। और सपोज एक बार डेटा प्रिंसिपल ने अपना कंसेंट दे दिया, तो बाद में विड्रॉ भी कर सकता है कंसेंट। ऐसा नहीं कि कंसेंट दे दिया तो बस हो गया, उसके हाथ से अथॉरिटी खत्म हो गई है। वो किसी भी टाइम पे अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। बट यहाँ पे एक कैविएट है कि जो कंसेंट है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा लेजिटिमेट यूज के लिए। और लेजिटिमेट यूज में कुछ जैसे कि गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रही है, कोई मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, तो कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर है ये। रही बात कि चिल्ड्रन या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की, तो इस केस में जो कंसेंट प्रोवाइड करेंगे वो कोई पेरेंट या फिर लीगल गार्डियन करेंगे। क्लियर है। नाउ कम टू एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया है जिसको बोला गया है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोला गया है? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करेगी। इसका काम क्या है, की फंक्शंस क्या है, देख लेते हैं। कि कंप्लायंस को मॉनिटर करना, राइट। डेटा प्रोड्यूसरीज को
डायरेक्ट करना नेसेसरी मेजर्स लेने के लिए, एंड एट द सेम टाइम डेटा पर्सन्स के ग्रीवांसेस को हर्ट करना। क्लियर है? कंप्लायंस मॉनिटरिंग रोल है इसका, कंप्लायंस मॉनिटर करेगा। डेटा फिड्यूसरीज नेसेसरीज, अगर डेटा ब्रीच होता है तो डेटा फिड्यूसरी नेसेसरी मेजर ले रही है नहीं ले रही है, इसको भी इंश्योर करना। एंड जो डेटा पर्सन्स है उनके ग्रीवांसेस को भी सुनना। और जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए अपॉइंट होंगे एंड फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं ये। एंड एट द सेम टाइम डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के डिसीजन के अगेंस्ट आप टीडी सैट में जा सकते हैं, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अब राइट्स एंड ड्यूटीज, डेटा प्रिंसिपल्स के भी कुछ राइट्स एंड कुछ ड्यूटी है। जैसे कि सबसे पहले आपकी राइट की बात की गई है, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपकी डेटा की प्रोसेसिंग के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप करेक्शन की मांग कर सकते हैं, फिर इरेजर की मांग कर सकते हैं पर्सनल डेटा का। ठीक है? आप ग्रीवांस रिड्रेसल में, जैसा कि हमने देखा, ग्रीवांस रिड्रेसल में आप डीपीबीआई के पास जा सकते हैं। एट द सेम टाइम आप किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो डेटा प्रिंसिपल है वो किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है इसके बिहाफ में राइट्स एक्सरसाइज करने का। अगर डेथ हो जाती है या फिर कोई इनकैपेसिटी हो जाती है डेटा प्रिंसिपल को, तो वो किसी को पहले ही नॉमिनेट करके रख सकता है। साथ ही साथ ये तो आपके राइट्स हो गए, साथ ही साथ आपके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं या फिर ड्यूटीज हैं कि आप कोई फॉल्स या फ्रिवलस कंप्लेंट लेकर नहीं जाएंगे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। एंड इन केस अगर आप फॉल्स या फिर फ्रिवलस कंप्लेंट लेकर जाते हैं तो आप पे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, 10,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है आपके ऊपर। तो ये पूरी बात, जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनके पास राइट है और साथ ही साथ कुछ ड्यूटीज भी, ऑब्लिगेशंस भी दिए गए हैं। डेटा फिड्यूसरीज के कुछ ड्यूटीज हैं, जैसे कि उनको एक्यूरेसी को इंश्योर करना है, रिजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स को बिल्ड करने की बात की गई है। उनकी ड्यूटी है कि उनको रिजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड बिल्ड करनी है टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच होने से बचाना है। और अगर डेटा ब्रीच होता है तो उनको डीपीबीआई को इन्फॉर्म करना है। एंड एट द सेम टाइम जो डेटा प्रिंसिपल है जिसके डेटा को जिसका डेटा ब्रीच हुआ है या फिर जो अफेक्टेड हो रहा है इस ब्रीच से, उसको इन्फॉर्म करना। ठीक है? तो सिक्योरिटी, रीजनेबल सिक्योरिटी सेफ गार्ड भी इंश्योर करना है, डेटा ब्रीच ना हो। और इन केस अगर डेटा ब्रीच हो जाता है तो डीपीबीआई को भी इंश्योर करना है। एट द सेम टाइम जो जिसको डेटा प्रिंसिपल जो अफेक्ट हो रहा है इस तरह के ब्रीच से, उसको भी इन्फॉर्म करना है। एंड जैसे ही कोई मान लीजिए जो पर्सनल डेटा है उसका पर्पस मीट हो जाता है तो इमिडिएटली पर्सनल डेटा को इरेज कर देना है, अनटिल एंड अनलेस कि किसी और लीगल पर्पस के लिए उस डेटा का नेसेसरी ना हो। यानी यहाँ पे डिजिटल पर्सनल डेटा को इटर्निटी के लिए स्टोर करने की बात नहीं की गई है। जैसे ही उस डेटा का पर्पस मीट होता है उस डेटा को इरेज कर दिया जाएगा। अब देखिए, एक तो डेटा फिड्यूसरीज है और एक सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी की भी बात की गई है। अब सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफाई करेगी कि कौन से डेटा फिड्यूसरी को सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी का रोल दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए, जैसे कि वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी ऑफ पर्सनल डाटा प्रोसेस। जो पर्सनल डाटा प्रोसेस कर रहा डेटा फिड्यूसरी, उसकी वॉल्यूम क्या है और सेंसिटिविटी क्या है। राइट? ठीक है? डेटा प्रिंसिपल्स के राइट्स का कितना रिस्क है इसमें, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे पोटेंशियल इम्पैक्ट कितना है, सिक्योरिटी ऑफ दिस स्टेट कितना है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पे कितना रिस्क है इसका, एंड पब्लिक ऑर्डर पे किस तरह का इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह के सिचुएशन में डेटा फिड्यूसरी को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी नोटिफाई कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स जब सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी नोटिफाई किया जा रहा है तो एडिशनल ऑब्लिगेशंस तो होंगे ही, जैसे कि इनको एडिशनली डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, एक इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर अपॉइंट करना होगा और हमेशा इम्पैक्ट असेसमेंट अंडरटेक करना होगा। तो ये एडिशनल ऑब्लिगेशंस है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी के। कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए हैं डेटा फिड्यूसरीज को, जैसे कि जो राइट्स हैं डेटा प्रिंसिपल के हमने देखा और ऑब्लिगेशंस है डेटा फिड्यूसरीज के।
कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होंगे, यानी कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे आप एज ए डेटा प्रिंसिपल अपने राइट्स के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। एंड एज अ डेटा फिड्यूसरीज यू कैन नॉट गो टू द बोर्ड एंड से कि डेटा फिड्यूसरी ने अपने ऑब्लिगेशंस पे कंप्लाई नहीं किया। ये सिचुएशंस आप देख लेंगे, जैसे कि जुडिशियल या रेगुलेटरी फंक्शंस को परफॉर्म के लिए नोटिफाइड एजेंसी जो है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट में सोवर्निटी, बड़ी बड़ी जब बातें आ जाएंगी तो सारी चीज़ ढीली पड़ जाती हैं। आप ये याद रखेंगे। अगर बात करें तो बच्चों के पर्सनल, चिल्ड्रन के पर्सनल डाटा की प्रोसेसिंग की बात करें तो पर्सनल, बच्चों के पर्सनल डाटा का प्रोसेसिंग तो हो सकता है पेरेंट या फिर गार्डियन के परमिशन से, लेकिन इस तरह से प्रोसेसिंग ना हो कि बच्चों के ओवरऑल वेलबींग पे कोई बुरा असर पड़े, कोई बुरा प्रभाव पड़े, और साथ ही साथ बच्चों के बिहेवियरल मॉनिटरिंग ना हो, उनकी ट्रैकिंग ना हो, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट ना हो, उनके पर्सनल डेटा का मिसयूज ना हो, दुरुपयोग ना हो। ये सारी बातें की गई है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डे पर्सनल डेटा, तो जी हाँ बिल्कुल, ये एक्ट अलाउड करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज है, उनको छोड़ करके कहीं भी ये पर्सनल डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। और पेनाल्टीज भी है, जैसे कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के केस में अगर आप चिल्ड्रन से रिलेटेड ऑफेंसेस करते हैं तो आपको 200 रुपीज करोड़ तक का फाइन पेनाल्टी लग सकता है, और सिक्योरिटी मेजर लेने में अगर आप फेल हो जाते हैं तो 250 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। दो ये याद रखेंगे आप, चिल्ड्रन से रिलेटेड मेजर्स में अगर चिल्ड्रन से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस में आप फेल हो जाते हैं या फिर सिक्योरिटी मेजर्स लेने में फेल हो जाते हैं तो 250 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। बच्चों के केस में 200 करोड़ तक का फाइन है। तो ये सारी बातें हो गई। जस्ट अ मिनट। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का। नाउ कम टू डिजिटल सर्विसेज एक्ट। देखिए, ये डिजिटल सर्विसेज एक्ट जो है, आपसे यही पूछा जा सकता है कि डिजिटल सर्विसेज एक्ट कहाँ का है, क्योंकि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है तो हमें लगे, जैसे ओटीटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज बातें की गई हैं, तो हमें लगेगा कि ये डिजिटल सर्विसेज एक्ट भी इंडिया का होगा, तो जी नहीं, ये डिजिटल सर्विसेज एक्ट यूरोपियन यूनियन का है। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये पूछा जा सकता है, और इसकी बड़ी ब्रॉड फीचर पूछी जा सकती है। ये बीच में एकदम फाइन ट्यूनिंग की, वहाँ का यूरोपियन यूनियन के फीचर्स क्या है, हमारे फीचर्स क्या है, ये तो अगर आप मेंस में ही लिखेंगे तो बहुत अच्छे, मतलब इवेलुएटर आपको 2-3 ज्यादा नंबर दे देगा, क्योंकि इतनी डिटेलिंग प्री में पूछी नहीं जाएगी। और मेंस में भी मुश्किल है, मेंस में आएंगे। नाउ कम टू डिजिटल सर्विसेज एक्ट। यूरोपियन यूनियन का है ये, ग्लोबल रेगुलेटरी टूल बॉक्स है। ठीक है, ग्लोबल रेगुलेटरी टूलबॉक्स है जो कि ऑनलाइन इंटरमीडियरीज के लिए, जैसे कि गूगल, amazon, मेटा, इनके लिए बेंचमार्क सेट करता है रेगुलेटरी अप्रोच का। क्लियर है ये? डिजिटल सर्विसेज एक्ट यूरोपियन यूनियन का एक लेजिस्लेशन है जो कि एक ग्लोबल रेगुलेटरी टूलबॉक्स बनाने की बात करता है, जहां पे ऑनलाइन इंटरमीडियरीज के लिए बेंचमार्क सेट किया जाता है रेगुलेशन का। आपके ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को गेट कीपर प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं, जैसे कि गूगल, amazon, मेटा हो गए। ठीक है, इसका ब्रोडर अगर हम बात करें कि ब्रोडर एम क्या है, कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क टू इंश्योर अ सेफर फेयरर डिजिटल स्पेस। ठीक है, इसका एम है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रपोज करना जो कि डिजिटल स्पेस को सेफ बनाए एंड फेयर बनाए, और ये 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है ये? ओके, ये आप देखिए, आपको पढ़ना होगा तो ये पढ़ लेंगे, बट यूपीएससी प्री में पूछा जाएगा तो डीएसए और इसके ब्रॉड फीचर्स ही पूछे जाएंगे। नाउ कम टू क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट। ठीक है, जो 3 क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स किए गए रिसेंटली, जहाँ पे कि पुराने वाले को रिपील कर दिया गया और नया वाला इनेक्ट किया गया, उसके ब्रॉड फीचर्स जानेंगे। आपका काम होगा, जहां लगे कि बहुत फाइनल डिटेल्स की बात हो रही है, आप रोक देंगे पढ़ना, क्योंकि जब भी आप पढ़ें आप ये देखिए कि देखिए हमारे पेपर में 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्या इस फैक्ट का, इस कंसेप्ट का इतना सिग्निफिकेंट है कि ये 100 क्वेश्चन में कहीं अपीयर होने के लायक है? तो कहीं ज्यादा डिटेलिंग होती है ना, माइक्रो मैनेजमेंट की बात आ गई, माइक्रो फैक्ट्स की बात आ गई, वहां पे रुक जाइए अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ी बात ना हो तो। चलिए,
सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता की बात कर लेते हैं। ये इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस करता है। देखिए, ये जो बैकग्राउंड है आपसे हिस्ट्री में पूछा जा सकता है। मकौले ने 1836 में ड्राफ्ट प्रपोज किया था, ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम अभी जो भारतीय न्याय संहिता में बड़े प्रोविजंस क्या है उसको एक नज़र से देखेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात, अच्छी बात की गई है कि पेटी ऑफेंसेस के लिए, तो छोटी मोटी बातों पे, छोटी मोटे ऑफेंसेस है उसके लिए कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि जो गैंगरेप विक्टिम है उसको एज अ मेजर क्लासिफाई करने के लिए जो थ्रेस होल्ड है उसको 16 साल से 18 साल इंक्रीज कर दिया गया। दूसरी बात हुई है, साथ ही साथ आप अगर किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं डिसाइटफुल मीन्स से, धोखे से या फिर फॉल्स प्रोमिसेस से, शादी के नाम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टेब्लिश कर लिया, फॉल्स या जो इस तरह के किसी भी तरह के फॉल्स प्रोमिसेस से अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टेब्लिश करते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा। ठीक है। ये कुछ चीजों को क्रिमिनलाइज किया गया। साथ ही साथ सेडिशन को रिमूव कर दिया गया है। इन भारतीय न्याय संहिता में सेडिशन जैसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को पेनलाइज किया गया है। जैसे कि अगर आपका एक्ट है जो कि सेसेशन, आर्म्ड रिबेलियन या फिर सबवर्सिव एक्टिविटीज को एक्साइट करता है तो आप क्रिमिनल लायबल होंगे। सेपरेटिव एक्टिविटीज को आप इनकरेज करते हैं तो आप क्रिमिनली लायबल होंगे। एंड अगर आपका एक्शन इंडिया की सोवर्निटी एंड इंटेग्रिटी को थ्रिटेन करता है, इंडिजिट करता है, तब भी आप क्रिमिनली लायबल हो। तो बेसिकली जो सेडिशन का डेफिनेशन था, सेडिशन वर्ड हटा करके सेडिशन के अंदर जो ब्रॉडर कंपोनेंट्स थे उनको रख लिया गया। एनीवेज, ओके। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन करता है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, एंड साथ ही साथ किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, इन सारी चीज़ों को रखा गया है। मर्डर और ग्रीवस हर्ट बाय अ ग्रुप, इन सारी चीज़ों को भी रखा गया है। इस केस में आपका इम्प्रिजनमेंट टर्म जो है 7 years तक हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप ब्रोडर में देखेंगे। बड़ी सबसे अच्छी बात तो ये है कि कम्युनिटी सर्विस आपसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है। नाउ कम टू भारतीय नागरिक संहिता में क्या है। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करता है भारतीय नागरिक संहिता। इसमें कुछ अच्छी बातें बताई गई, बताई गई हैं। जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं और आपने अगर 1/3 अपना मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट कर लिया है तो आपको बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स 1/3 इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट कर लिया आपने तो बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाएगा। और किसी अक्यूज ने अगर अपने सेंटेंस का हाफ पीरियड यानी आधा पीरियड इम्प्रिजनमेंट में मतलब इम्प्रिजनमेंट में उसने सफर कर लिया तो उसको क्या कर सकते हैं, बेल पे रिलीज कर सकते हैं। और ये प्रोविजन ऐसे ऑफेंस में अप्लाई नहीं है जैसे जहाँ से कि डेथ हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सेंटेंसेस हो, तो इस तरह के, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट एक से ज्यादा ऑफेंस हो, तो इस तरह के ऑफेंसेस में प्रोविजन अप्लाई नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है। तो कुछ केसेस में, जैसे कि रेप केसेस में, पहले जो विक्टिम था या थी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन तो होता ही था। ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलता है कि पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर पे या रिक्वेस्ट पे अक्यूज्ड का भी मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। कुछ केसेस में, जैसे कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पे पनिशमेंट जो है कम से कम 7 साल आपका इम्प्रिजनमेंट होता है, ऐसे केसेस में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। स्पेसिमेन की जहां तक बात है तो जैसे कि स्पेसिमेन आपका सिग्नेचर या फिर हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन या फिर वॉइस सैंपल्स मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे मजिस्ट्रेट जो है एम्पावर्ड है कि वो डिमांड कर सकता है किसी पर्सन से स्पेसिमेन प्रोवाइड करना। साथ ही साथ टाइमलाइन भी प्रोवाइड की गई है प्रोसीजर्स के लिए। जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट कितने टाइमलाइन में प्रोवाइड करना है, जजमेंट कितने टाइमलाइन में देना है ना, विक्टिम को प्रोग्रेस, इन्वेस्टिगेशन का कितना प्रोग्रेस हुआ है, चार्जेस क्या क्या फ्रेम हुए, इन सारी चीज़ों पे टाइमलाइन बताया जाए कि इन एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर में ही करना है। देखिए, ये इतना, एक तो जुलाई में नोटिफाई होगा ये, और अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होता तो पूरा का पूरा संहिता आपको पढ़ना होता है। तो ब्रोडर ब्रोडर चीजों पे, बड़ी बड़ी चीजों पे फोकस करिएगा, इन सब पे ज्यादा मगजमारी मत करिएगा। चलिए जी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। यहाँ पे
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स का सेम लीगल इफेक्ट होगा जैसा कि पेपर रिकॉर्ड्स का होगा। ओरल एविडेंस को आप इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो कॉल के थ्रू, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू ओरल एविडेंसेस को कोर्ट में दे सकते हैं। ज्वाइंट ट्रायल्स की बात की गई है। बस इतना ही सी बात है, आप देख लेंगे, ठीक है। जैसे स्पेशल एंड लोकल लॉज को एक बार पढ़ लेंगे, समझ में आया तो भी ठीक है, ना समझ में आया तो भी ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बड़ी बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं। नाउ कम टू रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट। ये जो अमेंडमेंट है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 को अमेंड करता है। ये पहली बार हुआ है जब 1969 के बाद ये एक्ट को फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया है। सबसे पहले हम ओरिजिनल एक्ट के फीचर देखेंगे, फिर देखेंगे कि अमेंडमेंट से क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ है। सब जो ओरिजिनल एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, यहाँ से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है ये। साथ ही चीफ रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार ये स्टेट लेवल पे होते हैं। चीफ रजिस्ट्रार जो होता है वो स्टेट इन तीनों का, देखिए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, चीफ रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, चीफ रजिस्ट्रार स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड रजिस्ट्रार लोकल लेवल पे। क्लियर है ये। साथ ही साथ ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि बर्थ और डेथ से रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस एक्ट के अंदर एक जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ बर्थ और डेथ, या तो बर्थ हो या फिर डेथ हो, जो ये ड्यूटी है, जो हेड ऑफ द हाउस है उसकी ड्यूटी है इन्फॉर्म करना। अगर घर में बर्थ या डेथ होता है और अगर हॉस्पिटल में होता है तो ये मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्ट करना, इधर बर्थ और डेथ। अगर घर में होता है तो हेड ऑफ द हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ऑफ हॉस्पिटल में होता है तो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द सेम एक्ट 1969 का एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बिना बच्चे के बिना नाम के भी इशू किया जा सकता है। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ की बात करिए, कंकरेंट लिस्ट में आता है। पहली बार ये अमेंड हुआ है, तो देख लेते हैं कि अमेंडमेंट के फीचर क्या है। ये डेटाबेस बनाने की बात की गई है बर्थ एंड डेथ के। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पे एक नेशनल डेटाबेस मेंटेन करेंगे बर्थ एंड डेथ के। एंड जो चीफ रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार्स हैं, जो कि स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रार्स हैं, वो ऑब्लिगेटेड है, उनकी ड्यूटी है कि वो बर्थ एंड जो अपने दो लेवल पे करेंगे, एक तो कि वो अपने लेवल पे भी बर्थ एंड डेथ का डेटाबेस बनाएंगे, और साथ ही साथ टाइम टू टाइम वो सेंट्रल डेटाबेस में भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को अपडेट करते रहेंगे। क्लियर है ये। स्टेट लेवल पे भी सिमिलर डेटाबेस बनाना है, सेंट्रल लेवल पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक नेशनल डेटाबेस बनाएगा, और टाइम टू टाइम स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल पे अपडेट होता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स बनाने की बात की गई है, दोनों बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट की। आधार से लिंकिंग की बात की गई है। बर्थ रजिस्ट्रेशन में पेरेंट्स के आधार नंबर लगेंगे। साथ ही साथ डेटाबेस कनेक्शन की बात की गई, जैसे पॉपुलेशन रजिस्टर, इलेक्टोरल रोल से सारी चीज़ों की। एंड अपील प्रोसेस मैक्सिमम 30 डे में आपका कंप्लीट करने की बात की गई है। जस्ट अ मिनट, ओके। ओके, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023, ये कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, फटाफट निकाल देंगे इसको। देखिए, ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 ये रिपील करता है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। तो ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एंड रिपील हो चुका है, तो आप इसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से तो देख सकते हैं, यहाँ पे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। जो पीआरपी एक्ट 2023 है, इसके इम्पोर्टेंट की प्रोविजंस है उसको हम देखेंगे। जैसे कि पीरियोडिकल्स में बुक्स इंक्लूड नहीं होते हैं, आप याद रखेंगे। साइंटिफिक या एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ पीआरपी एक्ट 2023 से फैसिमाइल फैसिमाइल को अलाउ किया गया है कि कोई भी फॉरेन पीरियोडिकल है उसका फैसिमाइल इंडिया में प्रिंट हो सकता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल के बाद। फैसिमाइल क्या होता है? बेसिकली एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल कॉपी होता है, ओरिजिनल जो भी है डॉक्यूमेंट उसका एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन है। तो इंडिया में भी ये अलाउड है, लेकिन ओनली प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिक्लेरेशन फॉर प्रिंटिंग प्रेसेस, जो पब्लिशर है पीरियोडिकल का, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा ऑनलाइन मैकेनिज्म के थ्रू। आप प्रेस रजिस्ट्रार जनरल से एंड स्पेसिफिक लोकल अथॉरिटी से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि हमने बात किया रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ऑनलाइन मोडियम ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप जो इंफॉर्मेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। At the same time, 2023 Act 6 to decriminalize colonial era statute, ये सब वैसे ही है कुछ भी। साथ ही साथ जो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल है उसके पास पावर है कि जो सर्टिफिकेशन आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है। आप इसके ब्रॉड प्रोविजन देखिए, कोई वो हाई एंड फाई प्रोविजन नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी ऐसी कोई बात इसमें नहीं। नाउ कम टू टेली कम्युनिकेशंस एक्ट 2023। अगेन ये टेली कम्युनिकेशंस एक्ट 2023 ये रिप्लेस करता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को। ठीक है। तो क्या क्या है टेली कम्युनिकेशन एक्ट्स में देख लेते हैं। रिप्लेस कर लेता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को, एंड टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 को, एंड एट द सेम टाइम ये ट्राई एक्ट को भी अमेंड करता है। तो तीन लेजिस्लेशन है जिनको रिप्लेस करता है एंड एक लेजिस्लेशन है जिसको अमेंड करता है। की प्रोविजंस देख लेते हैं टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 का। स्पेक्ट्रम अलोकेशन की बात की गई है, स्पेसिफाइड यूजेस का एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे एलोकेशन स्पेक्ट्रम का अलोकेशन होगा। अब स्पेसिफाइड पर्पसेस में भी जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी की बात की है, डिफेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ ही साथ जो स्पेक्ट्रम अलोकेशन है वो ग्लोबल नॉर्म्स के लाइन में होगा। साथ ही साथ ट्राई एक्ट को भी अमेंड किया गया है, जैसे कि ट्राई एक्ट में वैसे इंडिविजुअल जिनको कम से कम 30 साल का एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो चेयरपर्सन बनेंगे, और जिनके पास 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो मेंबर्स बनेंगे। साथ ही साथ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट की बात की गई है, जो सिविल ऑफेंसेस के अगेंस्ट इंक्वायरी लेंगे एंड इनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप टीडी सेट में 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं। यूजर्स के प्रोटेक्शंस के मेजर्स की भी बात की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है मेजर्स प्रोवाइड करेगी टू प्रोटेक्ट यूजर, जैसे कि प्रायर कंसेंट हो इस पे, जैसे कि आपको बेकार के मैसेज आते रहते हैं तो उस तरह की बातों पे सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर्स बना सकती है। जैसे डीएनडी का बात हो गया, इस तरह की बातें बेकार की बातें। राइट ऑफ वे की बात की गई है, जैसे कि जो ऐसे एंटिटीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं ये राइट ऑफ वे सीख कर सकते हैं। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी बिल्डिंग है, आपका लैंड है, आपका फील्ड है, वहाँ पे वो जैसे कि मेरी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो तो आपसे वो राइट ऑफ वे सीख कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग यू एडिक्वेट रिम्यूनरेशन और कंपेंसेशन। क्लियर है ये? पावर्स ऑफ इंसेप्शन एंड सर्च की भी बात की गई है। गवर्नमेंट आपके मैसेजेस कॉल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है सर्टेन ग्राउंड्स पे, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफेंसेस। बड़ी बड़ी बातों में आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स, आपके को ट्रेस किया जाता है, कर किया जा सकता है, ब्लॉक भी किया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे कुछ अगर आपको एक्सपैंड करना है न्यू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए जानना कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट नहीं, टेली कम्युनिकेशन एक्ट के अंदर रेगुलेट नहीं किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एंड साथ ही साथ दो अदर प्रोविजंस हैं, जैसे कि डिजिटल भारत निधि एंड ट्रस्टेड सोर्सेज रिजाइन की बात की गई है। डिजिटल भारत निधि के अंदर यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड को रीनेम कर दिया गया है डिजिटल भारत निधि, और जहाँ पे
यहाँ इसमें इस यूसॉफ को अब डिजिटल भारत निधि बना दिया गया है, और इस निधि से क्या होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा टेलीकॉम सेक्टर के प्रमोशन के लिए। ट्रस्टेड सोर्सेज रिजाइम की बात कर दे तो ट्रस्टेड सोर्सेज रिजाइम जो है 2020 में इंडो चाइनीज बॉर्डर स्कर्मिसेस हुई थी, जो इंडो चाइना बॉर्डर इशू है वो हुआ था 2020 में। उसके बाद ये ट्रस्टेड सोर्सेज रिजाइम आई थी। इसके अंदर जो है टेलीकॉम इक्विपमेंट का होस्टाइल नेशन से इंपोर्ट को स्टॉप कर दिया गया था। क्लियर है ये? तो दो बातें हैं, आप याद रखेंगे। आई थिंक वी हैव रीच्ड टू लास्ट न्यूज। यस, नाउ कम टू इंटरनेट शटडाउन। देखिए इसमें क्या रिपोर्ट आया है, क्या बातें की गई हैं, ये सारी चीजें आप एक इंटरनेट शटडाउन से कोई एक रिपोर्ट मेंस के लिए लिख सकते हैं। प्री में आपको बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि क्या रिपोर्ट है क्या नहीं। आपको ये जानना है कि इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या है। क्या कंप्लीट शटडाउन ऑफ इंटरनेट ही इंटरनेट शटडाउन है, या फिर सरकार आपके इंटरनेट आप जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसके स्पीड को स्लो डाउन कर सकती है, वो भी इंटरनेट शट डाउन है। या फिर कुछ कंटेंट है, पार्टिकुलर कंटेंट है, स्पेसिफिक कंटेंट है, उसके एक्सेस को ब्लॉक किया जा सकता है, वो भी इंटरनेट शट डाउन है। तो देखिए इंटरनेट शट डाउन में ये तीनों चीज आता है, या तो कंप्लीट शट डाउन कर दिया जाए, या फिर इंटरनेट की जो आपको एक्सेस होती है उसकी स्पीड को काफी स्लो कर दिया जाए, एंड थर्डली कि जो कुछ कंटेंट है वो अ, उनको आपको वो प्रोहिबिटेड हो जाए, तो आप इंटरनेट शटडाउन में आता है। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई, जस्ट अ मिनट। यस, क्लियर है इंटरनेट शटडाउन में क्या क्या आता है। इंटरनेट शटडाउन में तीन चीजें हैं। पहली कि एक तो कंप्लीट शटडाउन, दूसरा कि सरकार आप जो इंटरनेट स्पीड एक्सेस करते हैं उसको काफी स्लो कर सकती है, और तीसरा जो कुछ कंटेंट है उसके एक्सेस को प्रोहिबिटेड कर दिया जाएगा, वो कंटेंट आप एक्सेस नहीं कर सकती। ये सारी चीजें इंटरनेट शटडाउन में आती हैं। ओके, नाउ कम टू कि ये इंटरनेट शटडाउन इंडिया में गवर्न कैसे किया जाता है। तो देखिए 2017 में टेलीकॉम सर्विसेज रूल 2017 आया था, जो कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर आया था। उससे 2017 रूल्स के थ्रू इंटरनेट शटडाउन को गवर्न किया जाता है। अब ये 2017 रूल्स जो है ये टेम्पररी शटडाउन प्रोवाइड करती है। पब्लिक इमरजेंसी के ग्राउंड में एक बार में 15 दिन का शटडाउन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 2017 रूल्स फ्रेमवर्क ऑफ टेलीग्राफ एक्ट। टेम्पररी शटडाउन का प्रोविजन है 15 days इन वंस। ठीक है, और हाँ, जो सीनियर स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पे जो होम मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ऑर्डर दे सकते हैं। अब अनुराधा भसीन केस आया तो 2010 में, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। जैसे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट शटडाउन जो है इनडिफिनिट, इसका इनडिफिनिट, आई एम सॉरी, अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनडिफिनिट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट जो है ये इम्परमिसिबल है। आप 2017 रूल्स के अंदर टेम्पोररी सस्पेंशन का प्रोविजन है, टेम्पोररी ड्यूरेशन के लिए ही आप इंटरनेट शट डाउन कर सकते हैं। इनडिफिनिट सस्पेंशन अलाउड नहीं है। एट द सेम टाइम जो सस्पेंशन रूल्स हैं जिसके अंदर आप इंटरनेट शट डाउन करते हैं, दे शुड बी बेस्ड ऑन द सस्पेंशन ऑर्डर्स ऑफ द इंटरनेट शट डाउन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यानी जो नेसेसरी ड्यूरेशन हो उतना ही का ऑर्डर हो, उतना ही सस्पेंड किया जाए। नेसेसरी है 2 दिन का, आपने 2 महीने का कर दिया, इट शुड नॉट बी द केस। ओके, एंड इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ऑर्डर है इंटरनेट शटडाउन्स का, ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। साथ ही साथ कोर्ट ने अनुराधा भसीन केस में ये भी कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट, दिस आर योर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(a) and 19(1)(g) of the Constitution. Freedom of speech and expression 19(1)(a) and freedom of trade and commerce through internet 19(1)(g). These are fundamental rights of
दीज आर योर फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है ये? तो ये इंटरनेट शटडाउन में आपसे आपको ब्रॉडर पता होना चाहिए कि ऑर्डर्स जुडिशियल रिव्यू के हैं, कौन कौन से राइट्स, अगर इंटरनेट शटडाउन होता है तो कौन कौन से राइट्स आपके इन्फ्रिंज होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। ये इंटरनेट शटडाउन में क्या क्या इंक्लूड होता है ये भी पूछा जा सकता है, किस ऑर्डर के थ्रू होता है ये भी पूछा जा सकता है, कौन कर सकता है ये भी पूछा जा सकता है। ब्रॉड चीजें याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। लास्ट में बस यही कह के कंक्लूड करूंगी कि जब भी पढ़िए ये देखिए कि जो फैक्ट मैं पढ़ रहा हूँ या जो फैक्ट मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि एट द एंड यू हैव टू, हर चीज आपको यहाँ पे स्टोर रखनी होगी। आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और उसको एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते उस नॉलेज का, तो वो पढ़ना बेकार है। तो हमेशा पढ़िए, ये पूछिए अपने आप से कि क्या ये फैक्ट इतना रिलीवेंट है जो कि 100 क्वेश्चंस में अपियर हो सकता है, क्या ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। ये सारी, ये खुद से जब पूछते हुए पढ़ेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। आई टेक योर लीव, थैंक यू वेरी मच।